प्राचीन समय में मिथिला राज्य में रहते थे श्रीमान गोनू झा। गोनू झा जाति से एक ब्राह्मण थे, परंतु खेती बाड़ी करके वो अपना जीवन यापन करते थे। उनकी चतुराई और बुद्धिमानी के चर्चे पूरे मिथिला राज्य में फैले हुए थे। गोनू झा की बुद्धिमानी के कारण मिथिला के राजा ने उन्हें अपने राज दरबार में खास तौर पर नियुक्त किया हुआ था। मिथिला के राज दरबार में वे एक जानी मानी हस्ती बन चुके थे। एक दिन मिथिला के महाराज ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर एक बड़ा ही भव्य आयोजन किया। इस आयोजन में कई ब्राह्मणों और पंडितों को बुलाया गया और उन्हें खास तौर पर भोज दिया गया। ऐसे आयोजनों को गोनू झा व्यर्थ मानते थे। भोज के बाद गोनू झा ने विनयपूर्वक महाराज से पूछा, महाराज, इस आयोजन पर कितना व्यय हुआ है? महाराज ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, यही कोई 10,000। गोनू झा ने महाराज से कहा, महाराज, कभी ऐसा भी हो सकता है कि अकस्मात मेरी मृत्यु हो जाए। कभी भी यह मिट्टी की काया मिट्टी में मिल सकती है। तब आप मेरे श्राद्ध के लिए इतनी ही राशि मेरे परिवार को दे सकेंगे? ये सुनकर महाराज द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, पंडित जी, ऐसी बातें ना करें। आप जिएं और हमारे राजकाज में अपना सुझाव देते रहें। गोनू झा ने उनसे कहा, महाराज, आप मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं। महाराज थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर कहा, मेरा वादा है पंडित जी, यदि ऐसा हुआ तो 10,000 बिना किसी देरी के आपके परिजनों तक भेजने की व्यवस्था हो जाएगी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद अपने भाई भोनू झा के साथ गोनू झा नदी के किनारे पर पहुंचे। नदी में बाढ़ आई हुई थी। पानी की तेज धारा किनारे की मिट्टी का कटाव कर रही थी। गोनू झा कटाव देखने में मग्न थे। इतने में गोनू झा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर पानी में उछाल दिया और खुद पेड़ की ओट में छुप गए। उनके भाई भोनू झा ने छपाक की ध्वनि सुनी। फिर अपने पास भाई को ना पाकर वे बेहद बेचैन होकर इधर उधर देखने लगे। जब गोनू झा दिखाई नहीं पड़े तो उन्होंने मान लिया कि गोनू झा को नदी लील गई है। वे विलाप करते हुए अपने घर लौट आए। घटना की जानकारी मिलने पर घर में मातम छा गया। घटना की सूचना महाराज को मिली तो उन्होंने गोनू झा के श्राद्ध के लिए 10,000 रुपये राजकोष से बिना किसी देरी के उनके परिवार वालों को सौंपने के निर्देश जारी कर दिए। महाराज ने निर्देश देने के बाद एक आदमी को गोनू झा के घर पर भेजा कि कोई आकर रुपए ले जाए। गोनू झा की पत्नी ने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र ने शीघ्र पैसे प्राप्त करने के लिए खजांची को 1,000 रुपये देने का प्रलोभन दिया। बात बन गई। आनन फानन में खजांची ने गोनू झा के पुत्र को 9,000 रुपये थमाए और एक कागज उसे देते हुए कहा कि इस कागज पर कोष मंत्री की मुहर लगवा लो। गोनू झा के पुत्र से मंत्री जी ने भी मोहर लगाने के लिए 1,000 रुपये ले लिए। फिर गोनू झा के पुत्र ने शेष रुपयों में से 1,000 रुपये निकालकर अपनी दूसरी जेब में रख लिए और घर पहुंचकर अपनी मां को 7,000 रुपये दिए। गोनू झा की पत्नी ने भी सोचा कि अब तो स्वामी रहे नहीं, सामने पड़ी है पहाड़ जैसी जिंदगी। कुछ पैसे अपने लिए बचा लिए जाएं तो अच्छा होगा। उसने इन 7,000 रुपयों में से 3,000 रुपये अपनी साड़ी में बांध लिए और 4,000 रुपये अपने देवर भोनू झा को थमा दिए और कहा कि अपने भैया का श्राद्ध ठीक से करो। भोनू झा भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने सोचा कि जाने वाला तो जा चुका है, अब उसके नाम पर दिखावे में फिजूल खर्ची करना व्यर्थ है। उसने 2,000 रुपये अपनी जेब में रखे और 2,000 रुपयों में श्राद्ध के कर्मकांड निपटा दिए। इसके 2 दिनों बाद ही गोनू झा दरबार में उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर महाराज सहित सभी दरबारी हैरान रह गए। तब गोनू झा ने महाराज को बताया, महाराज, मरने के बाद कोई भी अपना नहीं रह जाता। महाराज, आपने 10,000 रुपये श्राद्ध के लिए देकर अपना वचन पूरा किया, लेकिन खजांची, मंत्री, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी और मेरे भाई ने जो किया
वह आंखें खोल देने वाली घटना है। मैंने मरने का स्वांग रचने से पहले ये तय कर लिया था कि राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन में घुस आए इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके रहूंगा। मुझे बहुत पहले से ही इस बात की खबर थी कि मंत्री और खजांची क्या गुल खिला रहे हैं, इसीलिए मैंने निजी तौर पर गुप्तचर लगा दिए थे। श्राद्ध के नाटक के दौरान में एक एक घटना की जानकारी मुझे मिलती रही। फिर गोनू झा ने अपने मरने का नाटक का खुलासा महाराज के सामने किया और कहा, महाराज, सत्ता जब भ्रष्ट हो जाती है तो जनता भी भ्रष्ट हो जाती है। अब हमें स्वच्छ प्रशासन के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। मिथिला के महाराज ने तत्काल प्रभाव से मंत्री और खजांची को बर्खास्त कर दिया और उन्हें कारागार में डलवा दिया। जब गोनू झा अपने घर गए तब उनके पुत्र, पत्नी और भाई ने उनके पैर पकड़ लिए और बिलबिलाकर रो पड़े। तब गोनू झा ने सबको सीने से लगा लिया और कहा, पश्चाताप से आत्मा पवित्र हो जाती है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। और इस तरह से गोनू झा ने अपने राज्य में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने में सहायता की। इस घटना को बीते हुए कई दिन बीत चुके थे। एक दिन की बात है, मिथिला के राजा अपने बागीचे में टहल रहे थे। उनके साथ थे उनके मंत्री। किसी कारणवश गोनू झा महाराज से मिलने आए तो महाराज ने गोनू झा को अपनी पुष्प वाटिका में ही बुला लिया। महाराज अपने मंत्री से कुछ बातें कर रहे थे, कुछ निर्देश दे रहे थे। गोनू झा उन दोनों के साथ टहलते रहे। मंत्री जी मन ही मन में खुश हो रहे थे कि महाराज गोनू झा को कोई महत्व नहीं दे रहे थे। मंत्री जी को निर्देश देने के बाद महाराज अचानक मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, इस पुष्प वाटिका में मैं जब कभी भी आता हूँ तो मुग्ध हो जाता हूँ। जिस पौधे के पास जाओ उसी पौधे की एक विशेष सुगंध का एहसास मन में भर जाता है, लेकिन मुझे इन सभी फूलों में गुलाब अधिक पसंद है। देखने में भी सुंदर और सुगंध ऐसी कि मन को आनंदित कर दे। क्या ऐसा कोई उपाय है कि मैं जिस पौधे के पास भी जाऊं वहां मुझे गुलाब की सुगंध ही मिले? मंत्री जी ने जब महाराज की बात सुनी तो वह अवाक रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि वह महाराज को क्या उत्तर दें। भला कचनार के फूल से गुलाब की सुगंध कैसे आ सकती थी? हर फूल की अपनी एक सुगंध होती है। अचानक मंत्री को आई बला को टालने की एक तरकीब सूझ गई। उन्होंने तुरंत महाराज से कहा, महाराज, गोनू झा के रहते हुए इस प्रश्न का उत्तर दूं ये उचित नहीं है। महाराज समझ गए कि मंत्री उन्हें कोई उपाय बताने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए वह बात को टाल रहे हैं। वे मन ही मन मुस्कुराए और फिर गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा ने एक पल भी गवाए बिना कहा, महाराज, शाम ढल रही है, आपको ठंड लग सकती है, मैं तुरंत आपका दुशाला लेकर आता हूँ। और महाराज की अनुमति के बिना ही वे मुड़े और महल की ओर चले गए। महाराज मंत्री के साथ बगीचे में टहलते रहे जैसे पहले टहल रहे थे। थोड़ी ही देर बाद गोनू झा मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां पर आए, महाराज के पास आकर रुके और सम्मानपूर्वक दुशाला उनके कंधों पर फैलाकर डाल दी। महाराज ने दुशाला को ठीक से अपने कंधों पर रख लिया। उस समय महाराज गुलाब के पौधों के बीच थे, गुलाब की सुगंध से सराबोर। थोड़ी देर वहां टहलते रहे महाराज और उसके बाद दूसरे फूलों की ओर बढ़ते हुए उन्होंने गोनू झा से पूछा, पंडित जी, क्या कोई उपाय है कि मैं जिन फूलों के पास जाऊं उनसे गुलाब की सुगंध आए? गोनू झा मुस्कुराए और बोले, उत्तर मिल जाएगा महाराज। थोड़ी देर में ही वे लोग बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच गए, जहां पर बेला, जूही, चमेली जैसे बड़े ही सुंदर फूलों की छटा बिखरी हुई थी। मगर महाराज को वहां भी गुलाब की सुगंध मिल रही थी, भीनी भीनी सुगंध। महाराज ने मंत्री से पूछा, इन फूलों से कैसी सुगंध आ रही है? मंत्री ने कहा, बेला और जूही की मिली जुली सुगंध है। महाराज ने गोनू झा से भी वही सवाल दोहराया। गोनू झा महाराज के पूछने का अर्थ समझ गए।
उन्होंने कहा, महाराज, फूलों में से तो वही सुगंध है जो प्राकृतिक रूप से उनमें विद्यमान है, लेकिन आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको वहाँ गुलाब की भीनी भीनी सुगंध ही मिलेगी। आपने आज्ञा दी थी कि मैं ऐसा कोई उपाय करूं कि जिससे आप बगीचे में जहाँ पर भी जाएं आपको गुलाब की सुगंध मिले। मैंने वह उपाय कर दिखाया है। अब तक मंत्री गोनू झा को उसी उपाय के मामले में मुंह लटकाए देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन गोनू झा की बातें सुनकर उसके चेहरे का रंग उतर गया। महाराज ने पूछा, क्या आपने ऐसा कुछ किया है? मैं अभी भी गुलाब की सुगंध का अनुभव कर रहा हूँ। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा गुलाब का इत्र आपके दुशाले पर लगा दिया है। इसीलिए अब आप जहाँ कहीं भी जाएंगे इस दुशाले के कारण आपको गुलाब की खुशबू आती रहेगी। गोनू झा की इस चतुराई पर महाराज मुस्कुरा दिए और एक बार फिर से गोनू झा ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के बल पर अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ा लिया। धन्यवाद।